नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं मोनिका सिंह। एक वक्त था जब दक्षिण भारतीय राज्यों की राजनीति हिंदी विरोध पर टिकी थी। एक बार फिर कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। भाषा को लेकर एक बार फिर से विवाद सामने आया है। इस बार विवाद शुरू हुआ है ट्राई लैंग्वेज को लेकर, जिसे लेकर तमिलनाडु और केंद्र आपस में भिड़े हुए हैं। हिंदी की पढ़ाई को लेकर तमिलनाडु में एक बार फिर से तलवारें खिंचती हुई दिखाई दे रही हैं। तमिलनाडु में भाषा केवल शिक्षा या संस्कृति का विषय नहीं है। द्रविड़ राजनीति ने इसके सहारे ही सफलता हासिल की है। द्रविड़ आंदोलन, जिसने डीएमके और एआईएडीएमके दोनों को जन्म दिया, भाषाई आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर आधारित था। अगले साल तमिलनाडु में चुनाव है, लेकिन उससे पहले राज्य में भाषा को लेकर उठे विवाद ने केंद्र और तमिलनाडु सरकार को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं, देखिए। हिंदी की पढ़ाई को लेकर तमिलनाडु में एक बार फिर से तलवारें खिंचती दिखाई दे रही हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने मंगलवार को एक विशाल विरोध प्रदर्शन में चेतावनी दी कि हिंदी थोपने वाली केंद्र सरकार के खिलाफ एक और विद्रोह जन्म ले सकता है। उनके पहले मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्यों पर शिक्षा नीति के माफत दबाव बनाने का आरोप लगाया था। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में द्रमुक ने नई शिक्षा नीति और 3 भाषा फॉर्मूले की आलोचना करके माहौल को गरमा दिया है। सीएम स्टालिन ने हिंदी के विरोध में इतना तक कह दिया कि अगर सरकार उन्हें 10,000 करोड़ देगी, तब भी हमारी सरकार उस पर साइन नहीं करेगी। நாம் எந்த மொழிக்கும் எதிரி அல்ல, இந்தி மொழியும் நமக்கு எதிரி அல்ல. அதை யாரு விரும்புறாங்களோ அவங்க இந்தி பிரச்சார சபாவில் போய் அல்லது கேவி பள்ளியிலோ இல்ல வேற வகையிலோ படிக்கிறத தமிழ்நாடு ஒருபோதும் தடுத்ததில்லை, தடுக்க போவதும் இல்லை. ஆனா இந்திய எங்க மேல திணிக்க நினைக்காதீங்க. திணிக்க நினைச்சா தமிழர் என்றொரு இனம் உண்டு, தனியே அவருக்கு ஒரு குணம் உண்டு என்பதை தமிழ்நாடு காட்டிவிடும்। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को लिखी चिट्ठी में नई शिक्षा नीति के लिए राज्य के विरोध की आलोचना की। इसे सरकार ने अत्याधुनिक, अनुचित और संकीर्ण मानसिकता वाला दृष्टिकोण भी बताया। प्रधान ने तमिलनाडु सरकार की उठाई गई चिंताओं को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि किसी भी राज्य समुदाय पर कोई भी भाषा थोपने का सवाल ही नहीं है। नई शिक्षा नीति एक लचीले 3 भाषा फॉर्मूले की वकालत करता है, जो बहुभाषी शिक्षा पर जोर देता है, जबकि राज्यों को ढांचे के भीतर अपनी भाषा चुनने की अनुमति देता है। NEP is the new aspirational common platform regarding language. I respect all the language. This NEP envisioned by Honorable Prime Minister Modi is giving emphasis to mother tongue. But what is wrong if a student in Tamil Nadu will learn multilingual, come to the multilingual aspect in his study? It can be Tamil, it can be English, it can be other Indian language. There is no imposition of any Hindi or any language on them. तमिलनाडु सरकार एनी का लगातार विरोध कर रही है। राज्य ने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे 2 भाषा फॉर्मूले को कमजोर करता है और भाषाई पहचानने के लिए संभावित खतरा पैदा करता है। राज्य की आपत्तियों के बावजूद केंद्र सरकार पूरे देश में पूर्वोत्तर को लागू करने पर अड़ी हुई है। केंद्र का कहना है कि नीति को क्षेत्रीय भाषाई प्राथमिकताओं का उल्लंघन के बिना शैक्षिक परिणामों को बढ़ाने और बहुभाषी दक्षता को बढ़ाने देने के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता अन्नामलाई ने कहा कि 1960 की शिक्षा व्यवस्था थोपने की कोशिश की जा रही है। March, April, May, 90 days, Bharatiya Janata Party's cadres, karyakartas, leaders, we will be visiting all the houses across Tamil Nadu. We will be talking to people, asking them to sign up for a third language. We will be explaining to them the benefits of third language. And more importantly, we will be taking a survey of what is the third language they prefer. Is it Malayalam, maybe closer to Kerala, or is it Kannada, closer to Karnataka? So that also BJP, we will do it. लेकिन भाषा पर उठे विवाद की बात करें तो 3 भाषा नीति, जो 1968 से भारत के शिक्षा ढांचे का हिस्सा रही है, लंबे समय से विवाद का एक प्रमुख मुद्दा रही है। प्रधान ने तर्क दिया कि दशकों से इसके उचित क्रियान्वयन की कमी की वजह से भारतीय भाषाओं के व्यवस्थित शिक्षण में गिरावट आई है और विदेशी भाषाओं पर अत्यधिक निर्भरता है। उन्होंने लिखा, एनी इस ऐतिहासिक चूक को सही करने का प्रयास कर रहा है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि तमिल समेत हर भारतीय भाषा को शिक्षा में उसका उचित स्थान मिले।
साथ ही राज्यों को अपनी भाषा नीति बनाने के लिए लचीलापन बनाए रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो इस भाषाई तकरार के आधार को समझने के लिए हमारे साथ गेस्ट का एक पैनल भी जुड़ चुका है। मैं तारुफ कराना चाहूंगी, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है आदेश भारद्वाज जी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है रत्नाकर सिंह जी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं फजील अहमद साहब, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं दिनेश सिंह गेट जी, और हमारे साथ शिक्षाविद निपुण आलम बायन जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं कर लेती हूँ। और चलिए सबसे पहले रुक कर लेते हैं आदेश भारद्वाज जी का, जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आदेश जी, किस बात का विरोध आपको नजर आता है यहाँ पर? देखिए, वास्तविकता को बनानी चाहिए, कोई या तो कन्विंस या कन्विंस हो, लेकिन अपनी राज्य सरकारों को कमजोर करना, वहां पे अराजकता का माहौल बनाना, लोगों के अंदर द्वेष भावना पैदा करना, ये सब चीजें अच्छी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का यही रवैया राव तानाशाह रवैया अपनाती है। अभी आप देखिए कि वकीलों के खिलाफ एक कानून पास किया, दिल्ली में 6-7 दिन से कंटिन्यू स्ट्राइक है, देश के कई हिस्सों में स्ट्राइक है। पिछले साल जनवरी 2024 में ड्राइवर को खिलाफ एक कानून पास किया, पूरे देश में 2-3 दिन हड़ताल रही, तो इन्होंने कानून को वापस लेना पड़ा। जो है नोटबंदी की, उसका देश ने खामियाजा भुगता। गलत तरीके से जीएसटी लागू किया, उसका देश खामियाजा। आदेश जी, अभी अगर हम भाषा पे चर्चा कर ले, क्योंकि बहुत लंबे समय से विवाद है 3 भाषा नीति को लेकर, ऐसे में आपसे समझना चाहेंगे कि किस बात का विरोध है, अराजकता इससे कैसे फैल जाएगी? विरोध इस बात का है कि ये लोकतंत्र के अंदर लोगों की सहमति से राज्य सरकारों से परामर्श करके चीजों को लागू किया जाता है, तो कहीं उसके अच्छे परिणाम आते हैं। कोई किसी का विरोध नहीं करता। हम सांस्कृतिक मंत्रालय भी चलाते हैं, सारी चीजें चलाते हैं, हम सभी भाषाओं के पक्षधर हैं, लेकिन किसी भी भाषा को थोपना जो है वो पूरी तरह से अनुचित है। तो कहीं ना कहीं वहाँ राज्य सरकार को भरोसे में लेके वहाँ के लोगों को जनमानस से बातचीत करके समावेश होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ डिवीजन करने के लिए इस तरह से चीजों को थोपती है कि अगर सहज स्वीकृति बनती हो तो फिर स्वीकृति ना बने। ये भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चरित्र है, ये करती कुछ है करती कुछ है। ये तमाम ऐसे उदाहरण इनके हैं। दिनेश सिंह जी, आपको क्या लगता है ये कौन डिसाइड करेगा कि भाषा थोपी जा रही है? क्योंकि मुझे तो लगता है तमिलनाडु के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हिंदी भाषा को पसंद किया होगा, या फिर उसमें सर्टिफिकेट कोर्स किए होंगे, या फिर हिंदी भाषा को जानते होंगे, बोलते होंगे। जी, आप सभी को प्रणाम मोनिका जी। देखिए, सबसे पहले जैसे इस चीज के बारे में क्यों इस तरह के सवालात खड़े हुए और क्यों इस तरह की चीजें स्टालिन की पार्टी ने या अन्य इस तरह के जो मतलब संकीर्ण विचारधारा वाले जो लोग हैं उन्होंने इकोनॉमी को खुलना नहीं दिया। तो मुझे लगता है जैसे पहले से जैसे स्टालिन की पार्टी जो है और उनके पिताजी पहले जो जिन्होंने लंबे समय तक राज किया और द्रविड़ मूवमेंट जो था वो चलाया गया था, चलाने के बाद में उसी पार्टी की मतलब उसी मूवमेंट के ऊपर थी ये पार्टी, और उन लोगों ने हमेशा एक तरह से पूरे देश में डिवीजन करने के नाम पे एक तरह से मतलब एक तरह डिवीजन करने का मतलब यह था कि अपने आप को एक तरह से क्लोज मतलब एक तरह से इकोनॉमी रखने का काम किया। क्यों किया? क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि दूसरे देश मतलब जैसे प्रदेशों के बारे में या देश के पूरे मतलब सभी चीजों के बारे में जो है वहां के लोग जान पाए या उनसे ज्यादा मिलजुल रख पाए। लेकिन उनको देखना पड़ेगा, जैसे अगर इसी चीज को अगर देखें तो केदारनाथ बद्रीनाथ का जो मंदिर है उसमें मुख्य पुजारी या जो रावल जो होते हैं वो बहुत पुराने समय से शंकराचार्य के समय से और वहां पर एक तरह साउथ इंडिया से होते हैं। तो वो अगर यही तरह की मतलब को परंपरा थी इस तरह की सांस्कृतिक मतलब उसको तालमेल को बिठाने के लिए कि नॉर्थ टू ईस्ट और ईस्ट टू मतलब साउथ वाले जैसे एक तरह से चारों कोने जो हैं वो कहीं ना कहीं जैसे एक तरह से उनका तालमेल हो और लोग बेहतर तरीके से ट्रेवल करें। जो चारों कोनों में जो तीर्थ स्थल हमारे बना गए हैं जैसे कुंभ और अर्ध कुंभ और ये महाकुंभ ये जो है इनकी परंपरा भी इसलिए कि लोग एक दूसरे से जाकर के मिले जुले समझे उत्सुक करें। और एक पूरे देश में जैसे कि एक जैसे मतलब जैसे अगर अंग्रेजी को अगर बोले हम लोग जैसे कि उसकी अगर है कि हम लोग भी बोले हैं कि पूरे तरीके से एक्सेप्टेबिलिटी मतलब वर्ल्ड ओवर है, ग्लोबल एक तरह से लैंग्वेज के रूप में उसको अगर बोलते हैं। लेकिन दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे कि फ्रेंच उनकी अगर बात करें तो वो वहां पर जैसे आप फ्रांस कभी जाती हैं तो उस केस में मतलब वहां पर आप देखें आपको ये मिलेगा कि वो लोग वहां के फ्रेंच जो भाषी जो लोग हैं वहां के जो फ्रेंच जो उसके लिए नहीं बोलते हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते। उसी तरीके से हम लोग अपने देश में अगर एक जी हाँ मतलब यहाँ पर भी मैं मतलब ये थोड़ा समझ दीजिएगा कि जैसे अंग्रेजी जो है उसको पूरे ठीक मतलब ग्लोबलाइजेशन के लिए और बाकी सबसे कनेक्ट करने के लिए अंग्रेजी भाषा की जरूरत है। लेकिन हमारे देश में जैसे कि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो भाषा जो है वो हिंदी है,
तो उसके बारे में अगर जानकर, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अपने घर पे बोले कुछ बोले हैं, और ना मैं किसी की कोई वकालत करता हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि ना किसी को विरोध कर रहा हूँ, लेकिन विरोध करने का काम साउथ इंडिया के कुछ चुनिंदा लीडर्स क्यों करना चाहते हैं। और 2026 में जो चुनाव है, तो अपने एक तरह से भाजपा ने अपने तरीके से और वहां पर अपना फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए और उसको जैसे कि हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए, और उससे अगर गलत, मतलब उसमें अगर किया तो उसमें गलत क्या है। वहाँ के जो बच्चे जो हैं, वहाँ के हिंदी भाषा को ट्राइलिंगुअल, जैसे बताया कि 3 भाषाओं को सीख करके, और मोनिका जी बेहतर तरीके से दिल्ली में आकर के ज्यादा नौकरी उनको मिल पाएंगी, ज्यादा काम धंधा कर पाएंगे, ट्रेड के लिए उनके रास्ते खुल पाएंगे, ज्यादा संकीर्णता को छोड़ करके। और अगर खुलेपन से और सारे खुले मन से अगर पूरे देश से कनेक्टिविटी अगर होगी, तो उसमें क्या दिक्कत है। बिहार में कोई तमिलनाडु का बच्चा आके वहां पर नौकरी करेगा और उसको किस तरह की समस्या परेशान नहीं होगी। क्योंकि जैसे कि सिंपल सी बात है कि जैसे उनको कहीं ना कहीं आपस में कन्वर्सेट करने में बड़ी समस्या पैदा होती है, तो उसको खत्म करने के लिए किया, तो उसमें कहीं समस्या जो सिर्फ एक छोटी राजनीति के तहत ये चीजें हैं, अपने पर्सनल एजेंडा को सिद्ध करने के लिए चीजें, उसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आता है इसमें। ठीक है, फजील अहमद जी, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? तमिलनाडु सरकार को हमेशा से क्यों इस पर एतराज है? देखिए, तमिलनाडु का और भारत के हिंदी और अंग्रेजी के बीच में बहुत पुराना विवाद है। आज तक ये लोग बात कर रहे हैं हिंदी तो खुद दिल्ली में नहीं बोली जाती। दिल्ली के किसी भी सेक्रेटरिएट में आज भी अगर आप हिंदी में चिट्ठी लिख दीजिएगा तो फेंक दी जाएगी। अगर वहां पे आपको चिट्ठी देना है तो अंग्रेजी में देना पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, राजस्थान के लोग इसीलिए पीछे हो जाते हैं। दक्षिण भारत के लोग इसीलिए आगे हैं, क्योंकि अंग्रेजी को इन्होंने प्रमुखता से लाए। और पूरे 70 साल से जब से देश आजाद हुआ, कोई भी क्लास 1 अफसर की नौकरी पाने के लिए उसको अंग्रेजी का जानकार होना जरूरी है। आर्मी में अफसर बनने के लिए उसको अंग्रेजी में ही सारी परीक्षाएं होती हैं। यहाँ तक कि बोलचाल की भाषा भी आर्मी में इंग्लिश ही है। सेक्रेटरिएट लेवल पर जब भी कोई परीक्षा IAS, IPS या जितनी भी इंटरनेशनल लेवल की जो भी एग्जाम्स होते हैं, वो सब इंग्लिश प्रेफर्ड ज्यादा करते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के लोग लेबर ही बन के रह गए। कारण यही है कि आप हिंदी और भाषा के नाम पर आप प्रमोट तो नहीं कर रहे ना। आप परीक्षाएं हिंदी में लीजिए, बातचीत हिंदी में कीजिए, सब आप करते हैं अंग्रेजी में। और जब राजनीति करनी आती है तो हिंदी की बात करते हैं। हिंदी होने के चलते उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये सब लोग मजदूर बन के रह गए। कोई बड़ा ऑफिसर नहीं, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं, कोई, और विकास में भी पीछे हो गए। क्योंकि सारे दिल्ली के जो मंत्री के सेक्रेटरिएट में है, सभी इंग्लिश बोलने वाले हैं। तो इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश, बिहार या हिंदी भाषी क्षेत्रों से चुन के जाते हैं, वो लोग हिंदी में क्रॉसपॉन्डेंस करते हैं, तो उनकी चिट्ठी को भी वैल्यू नहीं देते ये लोग, उनकी चिट्ठी को भी संज्ञान नहीं लेते। इतना बुरा हाल है दिल्ली के अंदर। दिनेश जी, आ रही हूं मैं। हिंदी में लिखी, अगर सांसद जो है चिट्ठी हिंदी में लिख देता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसको बुला कर, अगर वो हिंदी नहीं जानता है सांसद, तो उसको अंग्रेजी बुला करके ट्रांसलेट करके उसको इंग्लिश में लिखवानी पड़ती है। ये हाल तो इन लोगों ने देश का बना दिया है। हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग आखिर दिल्ली पूरे देश में लेबर बन के रह गए। और परीक्षाओं में, बिजनेस में जितने भी वैज्ञानिक बने, चाहे कुछ बने, तो इंग्लिश जानने वालों को प्रेफर जल्दी मिलता है। निपुण जी, पहले आप इस पर मैं जानना चाहूंगी कि तमिलनाडु में इस बात का विरोध क्यों है, उसके बाद इस बात पर आएंगे कि बात की जा रही है प्रमोट करने की हिंदी को, लेकिन उस तरह से वो एग्जीक्यूशन दिख नहीं रहा है। बहरहाल वो बाद में इस पर चर्चा करेंगे। पहले ये कि तमिलनाडु में क्या लगता है आपको, क्यों विरोध? निपुण जी। तमिलनाडु में विरोध कोई आज से नहीं, तमिलनाडु का विरोध है वो आज से नहीं। तमिलनाडु का विरोध मुझे याद है कि 1970 में वहाँ पे नारे लगे तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु तमिल वालों के लिए और हिंदुस्तान हिंदी वालों के लिए। और देखिए, हम देखें अगर साउथ की बात करते हैं, यानी कि दक्षिण भारत की बात करते हैं, तो दक्षिण भारत के अंदर ये मुद्दा आजादी के समय से ही रहा। वहां पर ये था कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए। और हमें अच्छे से याद है कि जब तेलुगु भाषी क्षेत्र को एक पोती श्री रामुलु करके थे, जो तेलुगु स्पीकिंग क्षेत्र को क्या करते हैं, वो 1953 में उसके लिए आंदोलन करते हैं। और पहला एक हमारे यहाँ पे राज्य बनता है, वो तेलुगु भाषा के आधार पर वो बनता है आपका आंध्र प्रदेश। उसके बाद फिर और राज्यों में भी मांग उठी और फिर हमने देखा फजल अली कमीशन बनाया गया और उसने कहा कि भाषा को हम प्राथमिकता देंगे और भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होगा। तो ये जो विवाद है, ये अब का विवाद नहीं, पहले से चला रहा विवाद है। रही बात जो वर्तमान में हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हमारे देश की जो सबसे सर्वोच्च परीक्षा है वो है UPSC, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग में इस सरकार ने, जो वर्तमान सरकार है, उसने क्या क्या सुधार किए हैं? क्या सुधार किए हैं?
कि इसमें 3 परीक्षा होती है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और आपका साक्षात्कार। अगर कोई बच्चा इंटरव्यू में, यानी कि इसने पहले पूरा माध्यम रखा है अंग्रेजी माध्यम मेंस के अंदर, मुख्य परीक्षा के अंदर, लेकिन अगर वो साक्षात्कार में चाहे कि मैं इंग्लिश में बात नहीं करना चाहता, मैं हिंदी में करना चाहता हूं, तो उसको हिंदी का क्या दिया गया, विकल्प दिया गया कि वो हिंदी में बात कर सकता है। इससे पहले क्या था कि आप इंग्लिश में ही बात करेंगे, हिंदी में बात बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको हिंदी का विकल्प दिया गया। दूसरा हम देखें, इसी सरकार के दौर में हम देखें तो इस सरकार ने जो हमारी मेडिकल की तैयारी होती थी, वो मेडिकल की तैयारी की पूरा का पूरा इंग्लिश में होती थी, लेकिन इस सरकार ने पहली बार मध्य प्रदेश में इस प्रकार की यूनिवर्सिटी की स्थापना की कि डॉक्टर बनने के लिए जरूर थोड़ी कि आपका इंग्लिश में बोलकर ही आप क्या करेंगे, डॉक्टर बन पाएंगे। आप हिंदी में बोलकर भी, हिंदी में पढ़कर भी आप क्या बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं जी। वो शुरुआत की। ठीक है। अब मामला जो तमिलनाडु में उठ रहा है, मैं बस तमिलनाडु में जो मामला उठ रहा है, देखिए जो सरकार शिक्षा नीति लाई थी, उसके तहत सरकार ने कहा था कि 3 भाषा फॉर्मूला, आप इंग्लिश रखिए, हिंदी रखिए और फिर रीजनल लैंग्वेज रखिए। राइट। तो रीजनल लैंग्वेज को किसी को छीना नहीं गया है कि भाई कोई तमिल बोले, कोई तेलुगु बोले, कोई कन्नड़ बोले, कोई मलयालम बोले, जिसको जो बोलना है। हिंदी भाषी क्षेत्र में क्या हुआ कि यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा हिंदी है, तो यहाँ पर लोगों ने संस्कृत को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया और संस्कृत और तमिल को एक दूसरे की मौसेरी बहन माना जाता है। आप जानते हो तमिल जो काशी, हम देखें काशी तमिल जो संगम होता है वो उसी बेस पे किया गया कि तमिल भी एक पुरानी भाषा है और संस्कृत भी एक पुरानी भाषा है। तो वहाँ कहीं ना कहीं तमिलनाडु के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं तमिल को मानते हैं कि हम एक पुरानी लैंग्वेज को लेकर चल रहे हैं, हमें दूसरी लैंग्वेज अगर साथ में लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी लैंग्वेज कहीं पीछे छूटेगी। और देखिए लैंग्वेज का पीछे छूटना मतलब हमारा साहित्य, हमारी संस्कृति वो भी पीछे छूटना हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अगले साल चुनाव होना है और चुनाव से पहले इस प्रकार के मुद्दे बनना ये कहीं ना कहीं राजनीति की ओर भी इशारा करते हैं। और मैं देखता हूं कि तमिलनाडु की राजनीति में भाषा हमेशा एक मुद्दा रहा है। 70 यानी कि 67 के चौथे आम चुनाव के बाद खास तौर से तमिलनाडु के हर विधानसभा चुनाव में आप देखिएगा वहां पर लैंग्वेज को लेकर आपको बातें देखने को मिलेंगी। ठीक है सर, ठीक है। रुक लेते हैं रत्नाकर जी का। रत्नाकर जी आपका कमेंट। देखिए मोनिका जी, मोदी जी की सरकार ने एक कमेटी बिठाई थी जो 31 मई 2019 में कस्तूरी रंगन कमेटी का गठन किया गया था। उसमें रिपोर्ट भी आई थी और रिपोर्ट में यह साफ स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था कि भारतीय नागरिक को 3 भाषा का ज्ञान होना चाहिए। और हमने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 3 भाषा का जो एक ऑप्शन दिया है वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पे और वैश्विक स्तर पे उनको एक्सपोजर मिले, उनको अवसर प्रदान हो, इसकी मंशा से हमने जो है 3 भाषाओं का एक नियम जो है वो लाया है। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो राजनीतिक पार्टियां लैंग्वेज के नाम पे सिर्फ राजनीति करना चाहती हैं। और आप देख रही हैं जिस तरह से तमिलनाडु में 2 लैंग्वेज की 2 भाषाओं की पॉलिसी लागू है, उस पॉलिसी के आधार पे वो इस नीति का विरोध कर रहे हैं और यह नीति जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है उसको लागू नहीं होना देना चाह रहे। और हमारी मंशा ये है कि अगर वो लागू होती है तो निश्चित रूप से जो छात्र हैं उनको, अगर राष्ट्रीय, जैसा कि आपने अभी अन्य पैनलिस्ट की भी बात सुनी कि अगर उनको हिंदी अच्छे से आती है, अगर उनको इंग्लिश अच्छे से आती है, तो वह निश्चित रूप से वो एक दूसरे राज्य के लोगों के साथ अच्छी तरीके से जेल हो सकते हैं। अगर एक ही क्षेत्रीय भाषा ही अगर उनको आती है, अगर हिंदी नहीं आती है, तो निश्चित रूप से अगर वो छात्र बिहार जाएगा या दिल्ली जाएगा तो वहाँ के छात्रों के साथ या वहाँ के लोगों के साथ जेल होने में उसको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो अगर इस तरह की हम अपॉर्चुनिटी उसको देते हैं कि आप एक तीसरी भाषा भी सीख सकते हैं, जो हिंदी भी हो सकती है, अन्य भाषा होती है, 3 भाषाओं में कोई भी प्रतिबद्धता नहीं है कि आप इसी भाषा को आपको सीखना है। वो छात्र के निर्णय के ऊपर है, छात्र अपनी पसंदीदा भाषा को चुन सकता है। अगर वो हिंदू चुनता है तो वो हिंदी के जो है वहाँ पे शिक्षक जो है नियुक्त किए जाएंगे और हिंदी भाषा का जो है उनको सिखाया जाएगा। और ये एक अपॉर्चुनिटी उनको पैदा की जा रही है और निश्चित रूप से ये अपॉर्चुनिटी उनको ग्लोबल एक्सपोजर, अगर इंग्लिश भी सीखते हैं तो वो विदेश में जाते हैं तो इंग्लिश में बातें करते हैं, ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है इनको। तो कहीं ना कहीं भाषा के नाम पे छात्रों को सीमित कर देना, उनके अवसरों से वंचित कर देना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो तमिलनाडु की सरकार कर रही है यह बिल्कुल ठीक नहीं है। लैंग्वेज के नाम पे ये राजनीतिकरण
एकदम से ठीक नहीं है। छात्रों का पूरा अवसर मिलना चाहिए। 3 भाषा का अगर उनको ऑप्शन मिल रहा है तो उनको भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। और ये कहा गया है कि आप जितना अधिक से अधिक भाषा जानेंगे उतना आप ज्ञानवान और बुद्धिमान होते हैं, उतना आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें उनको अवसर प्रदान करती है, जिसका विरोध करना कहीं ना कहीं यह दिखाता है। आदेश जी, विरोध खाली चुनाव की वजह से, हालांकि पहले भी होता रहा है। मोनिका जी, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ यही काम है कि लोगों में किसी तरह से मतभेद पैदा करें। नहीं, लेकिन आदेश जी आप थोड़ा इस पे क्लैरिटी भी दीजिए ना। आपको क्या लगता है मतभेद किस बात को लेकर हो सकता है, और अगर हिंदी भाषा पढ़ाई जाएगी तो उसमें दिक्कत क्या है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। स्वेच्छा से पढ़ने के लिए वहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट है और सभी राज्यों में इस तरह से है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वहाँ पे अगले साल चुनाव है, चुनाव को ध्यान में रखते इस तरह से जबरदस्ती थोपना चाहती है चीजों को। जो है ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर करना चाहते हैं, राज्यों के अंदर तानाशाही करके, चुनी हुई सरकारों को गिरा के या साम दाम दंड भेज से सरकारें बना के, ये इनकी प्रवृत्ति रही है। और उसी प्रवृत्ति का ये है कि किस तरह से लोगों के बीच में मनभेद पैदा किया जाए। आदेश जी, क्या आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, क्योंकि आप विपक्ष में और विरोध करना है तो विरोध करना है, हर बात का करना है? मोनिका जी बिल्कुल गलत कह रही हैं आप। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम हर सकारात्मक कदम के साथ खड़े हैं जी। हमने देखा इस पार्लियामेंट के अंदर 150 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बाहर करके ड्राइवर को खिलाफ कानून पास किया जाता है। 2 दिन लागू रहता है और सरकार को घुटनों पे आना पड़ता है। वकीलों के साथ किस तरह से किया जा रहा है, किस तरह से नोटबंदी की गई, सारे नहीं, अभी हम खाली शिक्षा नीति पर बात करते हैं ना, भाषा के बारे में बात करते हैं ना सर, वक्त थोड़ा लिमिटेड है। फिर मैं सरकार की करतूतें बता रहा हूँ आपको, जो है करतूतों की मंशा क्या है सरकार की। सरकार की मंशा ने देश के अंदर सबसे बड़ी बेरोजगारी पैदा कर दी। ठीक है सर, गलत नीतियों ने, नोटबंदी में अभी खुलासे होंगे सारे जो है। ठीक है दिनेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नोट आया 2 महीने पहले, फिर उसके 2 महीने बाद नोटबंदी हो जाती है, तमाम चीजें खुलेंगी। ठीक है सर, ठीक। इस देश को मोदी नहीं, कुछ भारत की शक्तियां चला रही है जी, देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है आदेश जी, ठीक है। दिनेश जी बोलिए। जिस तरीके जैसे स्टालिन के पार्ट, जैसे डीएमके जो है, जिस तरीके से उन लोगों ने पेश किया है कि हिंदू जो है, मतलब हिंदू के मतलब हिंदी जो है उसको एक तरह से थोपा जा रहा है। तो देखिए 88% हिंदू आबादी वाले एक प्रदेश में है, और अगर हिंदी नहीं बोली गई तो और चीजें क्या बोली जाएंगी, तो अपने तरीके से वो अपने आप खुद सोच समझते हैं, अपनी बेहतरी के लिए खुद सोच समझते हैं मोनिका जी। और उसमें कोई कैसे थोपने की ऑप्शनल है चीजें, जिस तरीके जैसे कि अभी मतलब जैसे निपुण जी ने बताया, उससे पहले फजील जी जो कुछ चीजें बता रहे थे कि अंग्रेजी में अगर लिखा होगा कोई पत्र तो वो एक्सेप्ट होगा, और दूसरा कोई हिंदी में लिखा होगा तो उसको फेंक दिया जाएगा। तो ऐसी चीजें कोई कुछ नहीं। आज की डेट में सारे जितने जो मतलब मंत्रालय जो है उसमें जितने सेक्रेटेरिएट हैं, और जैसे बिजनेसमैन की उन्होंने बातचीत की, तो बिजनेसमैन आप गिना दीजिए कि साउथ से कितने बड़े बिजनेसमैन है और नॉर्थ से कितने बड़े बिजनेसमैन है। तो इन चीजों से कोई लेने, हिंदुस्तान में सभी के लिए देखिए पूरा सर्वसमावेशी समाज है, सभी के लिए पूरी जगह है। और उस तरीके जैसे तमिल संगम की बातचीत निपुण जी ने की, उससे पहले और जैसे कि मतलब विद्वान वक्ताओं ने अपनी तरीके से बात साथ रखी है। तो मैं सभी की बातों का सम्मान करता हूँ, लेकिन सभी चीजें देखिए ऑप्शनल है। और कोई चीज एक एक्स्ट्रा अगर पता लगती है, जैसे कोई गृहिणी है तो वो अगर एक मान के चलें कि अगर एक चीज अगर उसको अगर 4 व्यंजन बनाने आते हैं और 5वां और अगर बनाएंगे तो उससे उनकी तारीफ ही बढ़ेगी और उनसे उनकी एक्सेप्टेबिलिटी और जगह बढ़ेगी। तो मैं कोई इसमें नुकसान नहीं समझता। हिंदी बोलने से एक तरह से ये मान के चले हैं, और हिंदी भाषा का ज्यादा ज्ञान होने से, और कोई वहां का जो बच्चा होगा या कोई व्यवसायी होगा या जिस भी काम धंधे में होगा, वो एक तरह से यूनिवर्सल लैंग्वेज एक इंग्लिश तो ऑलरेडी पहले से जानता है। उसके अलावा ये मान के चलें कि सारे मतलब जो पूरे देश भर में ज्यादातर जगहों में जैसे जो हिंदी बोली जाती है उसको भी अगर जाने का, जैसे अगर पंजाब में है तो पंजाब में ठीक है पंजाबी बोलते हैं, लेकिन उसके साथ में उनको हिंदी भी आती है। इसी तरह के जम्मू कश्मीर अगर जाते हैं, जम्मू कश्मीर में ठीक है कश्मीरी जैसे लैंग्वेज है तो उसको किसी ने पिछाड़ने का काम नहीं किया, लेकिन हिंदी भी एक्सेप्टेबल है। तो उस तरह की चीजों को लेकर किसी से विरोध करने के नाते और उसको काम को नहीं चाहिए। डीएमके जैसे, तो डीएमके जैसे कि मतलब पहले मैंने बताया कि द्रविड़ मूवमेंट था तो उसमें ब्राह्मणों का विरोध किया था, सनातन का विरोध किया था, और उसमें एक तरह से ये बताया था कि जैसे कि जो पिछड़े हुए जो लोग थे, जबकि हालांकि उनका कोई किस तरह के सनातन में सभी बराबर हैं, लेकिन उन लोगों ने उसमें अलग थलग करने के लिए एक तरह से डीएमके ने इस तरह की चीजें उसमें रोड मूवमेंट में इस तरह की चीजें की कि आप लोग के अछूत समझते हैं और लोअर हिंदू समझते हैं, इसलिए आप लोग हमारे साथ मिलकर के आ जाओ। तो नॉन फेथ और फेथफुल जो है उसके बीच में एक तरह से लड़ाई उन्होंने एक तरह से खड़े करने का काम किया। तो मुझे नहीं लगता कि एक तीसरी लैंग्वेज के चक्कर मतलब उसमें बात को लेकर के और बिना मतलब के ग्रफ्ट खड़ा किया जा रहा है, और बिना मतलब के जो खाई है जो बिना मतलब जो पट नहीं सकती, उस तरह की खाई को अगर बढ़ाने का काम, उसको और चौड़ी करने का काम किया जा रहा है, तो बिल्कुल मैं गलत समझता हूँ। अपने तरीके से नई जो एजुकेशनल पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो बेहतरी के लिए है और उससे आगे नए अवसर क्रिएट होंगे।
नई चीजें क्रिएट होंगे तो उसका विरोध ना करके अब साथ में उसके प्रॉस एंड कॉन्स वे करके उसको देखा जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा, फौरन हाजिर हो रहे हैं तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फजील अहमद साहब का पहले रुख कर लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। फजील साहब देखिए, हिंदी राजभाषा हम सभी जानते हैं और अभी आरएसएस की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी कि अगर धीरे धीरे हम राष्ट्रभाषा की तरफ बढ़ें और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए तो इसमें दिक्कत क्या है, क्योंकि एक राष्ट्रभाषा तो होनी ही चाहिए, अब अंग्रेजी को तो बना नहीं सकते। फजील अहमद साहब देखिए, कहने बोलने में कुछ भी हो सकता है नहीं, लेकिन आप इस बात से सहमत हैं? बात होती है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। तो देखिए, अब ये जरूरी नहीं है कि कोई आदमी को अगर भाजपा पसंद है तो भाजपा के हर गलती पे पर्दा डाला जाए और विपक्ष को जो है विपक्ष की भूमिका ना बोलने दिया जाए, विपक्ष को हमेशा टारगेट किया जाए। देखिए, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, पहले से है, आजादी के टाइम से है, लेकिन उपयोग में अंग्रेजी आ रही है। मैंने अभी जो कहा कि भाई हिंदी बोलने वाले लोग तो मजदूर बन गए और अंग्रेजी बोलने वाले अफसर बन गए, तो ये बात बहुत से लोगों को, पैनलिस्ट को अच्छी नहीं लगी। अरे ऑप्शन में हिंदी क्यों होगा? हिंदी हमारी, कोई भी यूपीएससी का कोई अफसर, उसको अमेरिका में जाकर तो नौकरी करनी नहीं है, उसको हिंदी मुख्य भाषा, परीक्षा जो है हमारी भाषा ही हिंदी होनी चाहिए। जो हिंदी हमारी परीक्षा की भाषा हो जाएगी तो पूरे देश के लोग हिंदी सीखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन जब आप उसको हिंदी को खुदे आप साइडलाइन किए हुए और कह रहे हैं कि ऑप्शन में, अभी एक पैनलिस्ट ने कहा कि ऑप्शन में हिंदी है। अरे भाई, ऑप्शन में क्यों है? मेन भाषा हिंदी होनी चाहिए। हिंदी के अलावा किसी भाषा में यूपीएससी का एग्जाम नहीं होना चाहिए। और क्षेत्रीय, जैसे प्रोविंशियल, अगर कोई सी प्रदेश की कोई परीक्षा है तो वो क्षेत्रीय भाषा में भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ रीजनल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज में कभी भी विरोधाभास नहीं होना चाहिए। लेकिन सिर्फ तमिलनाडु नहीं, बंगाल में भी हो जाता है। आप आसाम में जाइए, वहां आसामी नॉन आसामी का झगड़ा होता है, बंगाल में नॉन बंगाली और बंगाली का झगड़ा होता है। ये तो पहले से विपक्ष की भूमिका में भाजपा इतने साल से है, 90 से लेके आज तक, और उसके पहले जनसंघ था, उसके पहले हिंदू महासभा, यही लोग इन सब चीजों को विवाद खड़ा करके रखे हैं। कोई नई बात थोड़े, इनका बहुत पुराना विवाद। लेकिन आप पुराना विवाद चला रहा, आपको नहीं लगता कि अगर धीरे धीरे सब जगह एग्जीक्यूट करें इसे तो धीरे धीरे हम ऐसा कर सकते हैं? ये उस दिशा में एक अहम कदम है। भाई 10 साल से ये सरकार में है, इनको हिंदी की ही भाषा रखनी चाहिए। यूपीएससी हो या आर्मी अफसर हो या कोई भी अधिकारी ग्रेड की परीक्षा, आप केवल हिंदी में लीजिए। जब हिंदी ही आपकी, जब बोलचाल की भाषा, परीक्षा की भाषा जब हो जाएगी तो आप हिंदी सीखने के लिए पूरा देश मजबूर हो जाएगा। जिसको भी देश की नौकरी करनी है वो हिंदी ही बोलेगा और हिंदी ही सीखेगा। लेकिन आप तो अंग्रेजी को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। कितने मनीष, पार्लियामेंट के अंदर आप पूरी पार्लियामेंट की कार्रवाई निकाल के देखिए तो 80% से ज्यादा लोग अंग्रेजी ही बोलते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी अंग्रेजी बोलते हैं और हमारे स्पीकर भी अंग्रेजी बोलते हैं और सारे लोग बोलते हैं। तो यही जो दोहरा चरित्र है इनका, इसलिए हिंदी जो है देश की राष्ट्रभाषा नहीं बन पा रही है। रत्नाकर जी, तो बातें करना, राजनीति करना और हिंदी के प्रति अपने धर्म से जोड़ देना, ये तो हम आज पहली बार सुन रहे हैं कि हिंदी हिंदू की भाषा है। अरे भैया, हिंदी देश की भाषा है। चलिए फजील साहब एक बार उनका काउंटर ले लेते हैं। फजील साहब लौट रहे हो आपके पास, जवाब भी ले लेते हैं, जवाब भी ले लेते हैं। आपकी बात सही है, धर्म की भाषा तो संस्कृत है, हिंदी देश की भाषा है, उसको आप धर्म हिंदू से जोड़ दिए। इस तरह का फजील साहब एक बार उनको सुन लेते हैं, फिर आपको इंक्लूड कर लेंगे, फजील साहब आपको इंक्लूड कर लेंगे। एक बार उनका रिएक्शन ले लेते हैं। देखिए, फजील भाई को कहीं न कहीं कांग्रेस के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहिए, लेकिन इनका नाम फजील अहमद है, ये कांग्रेस के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करेंगे। 65 साल से देश को एक भाषा दो भाषा थोपने का काम जो है कांग्रेस पार्टी ने किया है। भाई साहब चुप हो जाएंगे तो मोनिका जी इनको फजील साहब बोलने दीजिए ना रत्नाकर जी को। आपको इंक्लूड कर लेंगे सर, आप काउंटर कर लीजिएगा, बोलने दीजिए ना। अरे अभी आप झूठ बोल रहे थे यहीं पे बैठ करके। फजील साहब बोलने दीजिए ना रत्नाकर जी। सरकार है, हमारी सरकार है जो यूपीएससी का एग्जाम भी जवाब तो वही देंगे फजील साहब, जवाब तो बीजेपी देगी ना, देने दीजिए जवाब। हम बता दिए इनको कि उस पर भी आवे।
अब इनका जवाब ले लें, आपके पास लौट आऊंगी, आपके पास लौट आऊंगी, फजील साहब लौट आऊंगी। ये पूरे डिबेट में ऐसे ही बोलते रहेंगे, ये इनका ऑडियो रत्नाकर जी पॉइंट टू पॉइंट, रत्नाकर जी बोलिए। एकदम। देखिए मोनिका जी, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने से कहीं अच्छा था कि ये जो है एक निष्पक्ष होकर अपनी बातों को रखे। 65 साल से इस देश में जिस सरकार ने राज किया और वह हिंदी को प्रमोट नहीं करने का काम किया, उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने किया नहीं। अब ये आरोप तमाम तरह के लगा रहे थे और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी अन्य पैनलिस्टों ने भी उसके ऊपर चर्चा की कि यूपीएससी का भी एग्जाम जो है वो हिंदी में करने का प्रावधान जो है लेकर आई भारतीय जनता पार्टी। मेडिकल कॉलेज में जो है वो शिक्षा के लिए हिंदी को कैसे आगे लेकर के आई, वह भी सब लोगों ने देखा। तो हमारी जो सरकार है वो हिंदी को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं बता दूं आपको कि अभी तमिलनाडु की ही बात ले लेता हूं, 1965 में ये कांग्रेस पार्टी ही। फजील साहब बोल लेने दीजिए ना, बात पूरी कर ले, आप काउंटर कर लीजिएगा। फजील साहब बोल तो लेने दीजिए उन्हें, बाकी भी पैनलिस्ट है सर, उनका भी रिएक्शन लेना है। मोनिका जी, हाँ, अगर भाजपा को कोई कुछ कह देता है तो सबसे पहले आप ही को बुरा लग जाता है। इतना फजील साहब, भाजपा ज्वाइन कर लीजिए। फजील साहब चैनल की नौकरी आराम से, फजील साहब आराम से, आप पैनलिस्ट है, आप पैनलिस्ट है, मैंने आपका रिएक्शन मांगा है। ये मेरा काम है कि मैं सबको एक एक करके टाइम दूं, आप मुझे नहीं सिखाएंगे। नहीं सिखा सकते, नहीं आप मुझे कुछ नहीं सिखा सकते, और बेफिजूल आरोप लगाना बंद करिए। सीखना चाहिए, हम भी सीखते हैं। मैं आपसे कुछ नहीं सीख रही हूँ, आप चुप हो जाइए थोड़ी देर के लिए प्लीज। बाकी लोग भी, बाकी पैनलिस्ट भी है ना यहाँ पे। ये ऐसे है फजील साहब प्लीज। फजील जी फजीहती आदमी है, इनका भी ऑडियो म्यूट कराएंगे तभी ये चुप होंगे। ये बहुत सबको बोलने दीजिए सर, अराजकता फैला रहे आप, सबको बोलने दीजिए ना, काउंटर कर लीजिएगा आप जी। फजील साहब रुक जाइए, उन्हें बोल लेने दीजिए। कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं, वो मूक दर्शन पढ़ने के लिए बैठे यहाँ पे। अरे तथ्यात्मक रूप से बातों को रखिए ना, कौन मना कर रहा है, कौन मना कर रहा है? फजील साहब सब लोग बैठे, उन्हें भी बोलने दीजिए ना, वो अपना रिएक्शन देंगे, मूक दर्शन पढ़ने के लिए थोड़ी आए। समय खराब हो रहा है सर। रत्नाकर जी प्लीज पॉइंट टू पॉइंट, प्लीज पॉइंट टू पॉइंट जी। देखिए मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए कांग्रेस पार्टी ने 1965 में तमिलनाडु में एक भाषा थोपने का ऐतिहासिक भूल की, और वह भूल का खामियाजा अभी तक लोग जो है वो भुगत रहे हैं। आज अगर भारतीय जनता पार्टी शिक्षा नीति में सुधार करके और लोगों को नेशनली और ग्लोबली जो है कनेक्ट करना चाहती है, तो ये इसकी सराहना करनी चाहिए, न कि उस पर राजनीतिकरण करने का काम करना चाहिए। मोदी जी ने देखिए चेन्नई में एक भाषण दिया था उन्होंने, और उसमें कहा था 2022 की बात है, उन्होंने कहा था कि तमिल भाषा शाश्वत है। हम किसी भी तमिल भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कोई किसी भी भाषा का कहीं से भी अपमानित या विरोध करने का काम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि छात्र जो है उनको 2 भाषा की जगह 3 भाषा का ऑप्शन दिया जाए, और 3 भाषा में वो हिंदी भी चुन सकते हैं, और हिंदी के माध्यम से वो राष्ट्रीय स्तर पे लोगों के साथ कनेक्ट होने का काम करेंगे। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी 1 मार्च से वहां पे बीजेपी अध्यक्ष के नेतृत्व में, अन्नामलाई के नेतृत्व में 1 मार्च से हम एक सर्वे। रत्नाकर जी ये भी कहा जा रहा है चूंकि चुनाव है तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं चुनावी फायदा लेने की कोशिश कर रही है, ये भी कहा जा रहा है। नहीं, कोई भी चुनावी फायदा ले, मैं तो यही कहता हूं कांग्रेस भी ले, लेकिन वो जनता के हित में हो, लोगों के हित में हो, छात्रों के हित में हो, वो मुद्दे लेकर के आए और चुनावी फायदा ले। कौन मना किया है? सब लोग ले। हम तो जो जनता के हित में है उस पे तो उठा रहे हैं ना। हम 1 मार्च से अन्नामलाई जी जो है बीजेपी अध्यक्ष तमिलनाडु के, उनके नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रहे हैं, और सारे माता पिताओं से भाषा शिक्षा के आधार पे इसको आगे किया जाए नहीं किया जाए, क्या सुधार पर किया जाए, सबकी राय लिया जाएगा, और उसके आधार पे जो है रिपोर्ट बनाकर हम तैयार करेंगे। तब तो हम जान सकते हैं कि हाँ भाई लोग वहां पे विरोध में है कि पक्ष में है। ये तो राजनीतिक दल है ना जो विरोध करने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि इस पर राजनीतिकरण न किया जाए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो लागू किया जाए। और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा मैं मोनिका जी, देखिए निजी स्कूलों में तो 3 भाषा की शिक्षाओं पे हामी भर दी जाती है,
लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल जो है उनपे 2 ही भाषा वहां पे लागू किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो गरीब छात्र है, जो वंचित छात्र है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको इस अवसर से वंचित रखने का काम किया जाता है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तो ये गलत है। आप तीनों भाषाओं का ऑप्शन वहां पे आने दीजिए। सरकारी जो छात्र हैं उनको भी उनका फायदा मिलने दीजिए। उनके अवसर से क्यों वंचित रखना चाहते हैं? शुद्ध रूप से यह दिखाता है ये भाषा के नाम पे लोगों को विभाजन करना चाहते हैं। यही तमिलनाडु सरकार की मंशा है, यही कांग्रेस की भी मंशा है। ठीक है आदेश जी। मोनिका जी रत्नाकर जी कह रहे थे कि विश्लेषक हैं उसका ऑडियो बंद कर दें। तो ये जो सर रत्नाकर जी डिसाइड नहीं करेंगे ना ऑडियो बंद करना। वो जो कहना था वो कह रहे थे वो मेरे हाथ में, वो आई हैव टू डिसाइड। वो छोड़ दीजिए सर। बिल्कुल वो आप ही के हाथ में है। इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि इनकी भावना बता रहा हूँ, आपकी भावना नहीं बता रहा जी, बता रहा हूँ। लेकिन अदब के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि मीडिया का बहुत बड़ा वर्ग वो इनकी भावनाओं से काम कर रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। मैं बड़े अदब के साथ आपको कहता हूँ कि आपका प्रेस्टीजियस चैनल है, आप एक पत्रकार हैं, लेकिन लोगों की बात लोगों तक जाए। बिल्कुल, और इसीलिए सर हम बैठे हैं ना, इसीलिए। लेकिन बहुत बड़ा वर्ग है पत्रकारिता के धर्म को भूल के जो सरकार का भोंपू बन गया है। जो सरकार बताए आदेश जी थोड़ा कंस्ट्रक्टिव बात कर लेते हैं प्लीज प्लीज। पत्रकारिता ये होती है कि जो सरकार छिपाए वो पत्रकार बताए। कंस्ट्रक्टिव बातें कर लेते हैं देश के अंदर। आदेश जी आप जनता को ये बताइए कि आप अगर हम 1-2 भाषा ज्यादा पढ़ लेंगे, अगर हम हिंदी भाषा पढ़ लेंगे साउथ में, तो उसमें दिक्कत क्या है? ये कहा जा रहा है कि वहां की जनता को दिक्कत नहीं है, सिर्फ राजनीतिक मसला इसे बनाया जा रहा है। अगर हम बाहर भी जाते हैं, देश के बाहर भी जाते हैं, तो वहां की भाषा भी पहले सीखते हैं ताकि वहां जाकर आप कंफर्टेबल हो जाए। जी मोनिका जी, लोग राज्य सरकारों की खूबसूरती है और राज्य सरकारें बारी बारी चुन के इसलिए आती हैं कि वो अनुकूल काम करती हैं, उनकी जरूरतों को महसूस करती हैं, ये उनकी जरूरतों को महसूस करती हैं। आज देश के अंदर किस तरह से जो है यूएस एड का दुरुपयोग किया जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि $21 मिलियन हमने अपने दोस्त को दिए हैं, उसके ऊपर बहस नहीं है, उसकी जवाबदेही नहीं है। इनके खिलाफ वो षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो देश को कमजोर करना चाह रहा है। वो यूएस से मदद लेके ट्रंप के खिलाफ बोले 2 शब्द, उन्होंने झूठ कहा। मुझे बड़ा चर्चा नहीं कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को कांग्रेस ने किया है मोदी सरकार को गिराने के लिए। ठीक है सर, रत्नाकर जी ने बोले। आदेश जी देखिए, फजील अहमद साहब ने एक इंपॉर्टेंट बात कही थी कि हिंदी भाषा है लेकिन उसे उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा, उसे उस तरह से कहीं ना कहीं प्रमोट नहीं किया जा रहा। ये फजील अहमद साहब ने बात रखी थी जो कि सही है। तो इस दिशा में मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि क्या दिक्कत आपको नजर आती है? अगर हम भाषा के ऑप्शन बढ़ा रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आदेश जी। मोनिका जी बिल्कुल दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है दुष्भावना की, दिक्कत है लोगों के अंदर एक नफरत डालने की। हम चाहते हैं कि जनमानस से बात की जाए, वहाँ की राज्य सरकारों को भरोसे में लिया जाए, वहाँ के बच्चों से स्टडी किया जाए और चीजें लागू हो। नहीं, अगर भाषा ऑप्शनल है तो जिसको नहीं चूज करना वो नहीं करेगा। आज पढ़ लिख के दुनिया में अमेरिका में सबसे ज्यादा सीईओ और कंपनी एग्जीक्यूटिव हमारे लोग हैं। राइट, हमने शिक्षा दी है। राइट, शिक्षा को निपटा रहे हैं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे थे। अरे भाई, इतने पेपर लीक हो रहे, जरा उनको देख लो ना। अभी के राज्य में हो रहे हैं, जिनकी जिम्मेवारी है उनको प्रमोशन मिलता है। पेपर लीक करने में करा रहे हैं, उनको प्रमोशन मिलता है। चाहे मध्य प्रदेश के व्यापम कांड रहा हो तो यूपीएससी के चेयरमैन बन जाते हैं। क्योंकि यूपीएससी मध्य प्रदेश में इतना बड़ा स्कैंडल किया, उसकी जांच नहीं होती ठीक से, उस व्यक्ति को लाकर यूपीएससी का चेयरमैन बना दिया जाता है। यूपीएससी में जो बच्चे सिलेक्शन होता है उनकी सीटें वैकेंट रख ली जाती हैं, उनकी सीटें फुलफिल नहीं की जाती जितनी सीटें वैकेंट हैं, और उसकी जगह नए बच्चों को भर लिया जाता है। तमाम आरोप इस सरकार पे लगे हुए हैं। बच्चों की सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश के अंदर है इन सरकार की गलत नीतियों के कारण। सबसे ज्यादा महंगाई देश में आज है इस सरकार की गलत नीतियों के कारण। निपुण जी, आपको क्या लगता है बाकी देशों की तरह हम अपने देश में एक भाषा, भले ही विविधता हमारे देश में विविधता का पूरा सम्मान है, लेकिन फिर भी एक भाषा कॉमन क्यों नहीं हो सकती हमारे देश में? कौन दोषी है इसके लिए? देखिए मोनिका जी, क्या है
कि जब हम बात करते हैं जी, आदेश जी। एक भाषा की, आदेश भाई साहब को पढ़ सके ये थोड़ा सा सुन लेते हैं। ठीक है, आदेश जी एक बार इनका भी ले लेते हैं स्टेटमेंट, निपुण जी का भी की भी बात ले लेते हैं। देखिए मैं ये कहूंगा, एक भाषा को मोनिका जी हमारे यहाँ पर पूर्ण रूप से स्वीकृति कभी नहीं मिलेगी, और मैं मानता हूँ मिलनी भी नहीं चाहिए। यहाँ पर सरकार का कहना तो नहीं तो है कि आप सब भाषा सीख अपनी रीजनल लैंग्वेज को लेकर चले। भारत में तो कहा जाता है कोस कोस पर बदले वानी, 3 कोस पर पानी। तो जहाँ पर भाषा की इतनी विविधता हो तो वहाँ पर एक भाषा करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि भाषा केवल भाषा तक सीमित नहीं है, संस्कृति और साहित्य वो भी इससे जुड़ा होता है। सरकार का कहना ये है कि हिंदी अगर आप सीखते हैं तो इससे क्या होगा, तमिल के लोगों को फायदा होगा। फायदा कैसे होगा कि तमिल के लोग जब वहाँ पे विजिट करने के लिए उत्तर भारत के लोग जाते हैं, वहाँ पे घूमने जाते हैं, वहाँ पे वो बोल नहीं पाते अच्छे से जो उनकी तमिल भाषा है। हिंदी सीख जाएंगे तो कनेक्टिविटी हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर कांग्रेस ये कहते हैं कि हिंदी को प्रमोट नहीं करना चाहिए या राज्य से बात करनी चाहिए, भारत के संविधान का आर्टिकल 351 ये कहता है कि सरकार का, केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा कि वह अपनी राजभाषा यानी कि जो हिंदी भाषा है इसको प्रमोट करे। पहली बात मैं कहूंगा कि ये कहीं ना कहीं संविधान के अगेंस्ट है अगर हिंदी का प्रमोट करने को रोकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जो बार बार बात हो रही थी यहाँ पर, हम जब हिंदी की बात अभी फजील भाई बोल रहे थे, बड़ा अच्छा बोल रहे थे, और मैं बड़ा मान रहा हूँ कि देखो हिंदी का उन्होंने बहुत प्रमोट किया, लेकिन देखिए मजबूर नहीं की जाएगी सरकार। हमारे यहाँ पर मजबूरी नहीं चलती, मजबूरियां चलती हैं पाकिस्तान में कि उर्दू थोप दी जाती है। जैसे ही वहाँ पर पाकिस्तान में उर्दू थोप दी गई तो 1971 में क्या हुआ कि बांग्लादेश अलग हो गया। भारत में कभी भी थोपने वाली पॉलिटिक्स नहीं चलती है, भारत में समझाया जाता है, वाद विवाद होता है, जिसको हम संवाद कहते हैं, फिर वहीं से लोकतंत्र खड़ा होता है। तो लोकतंत्र का आधार यही है। लेकिन मैं कहूंगा आर्टिकल 351, और दूसरे मैं कह रहा हूँ कि आपका हिंदी रखिए, अंग्रेजी रखिए, रीजनल लैंग्वेज रखिए, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, इसमें दिक्कत ही क्या है। मैं भी हिंदी सीखता हूँ, मैं भी इंग्लिश सीख रहा हूँ, मैं भी संस्कृत सीख रहा हूँ। इस सरकार के आने के बाद ये आप देखिए कि जितनी वेबसाइट है, जब मैं पढ़ता था तो मुझे सारी वेबसाइट केवल इंग्लिश में पढ़ने को मिलती थी। इस सरकार के आने के बाद मैं देख रहा हूँ कि सारी वेबसाइट आपको हिंदी में भी इंग्लिश में मिल रही है। दूसरा, जो एनुअल रिपोर्ट आती है, चाहे होम मिनिस्ट्री की हो, चाहे फॉरेन मिनिस्ट्री की हो, सबकी पहले केवल इंग्लिश में आती थी, अब सबकी बुकलेट हिंदी में भी आती है। इवन सुप्रीम कोर्ट में भी हिंदी भाषा को स्वीकृति दे दी गई है कि आप वहां पर अगर बहस करना है, यहाँ तक का आदेश जो है वो भी आपका हिंदी में आपको मिलेगा, पहले इंग्लिश में मिलता था। तो मैं कहूंगा धीरे धीरे चलेगा, और जो सरकार का कर्तव्य है, जो आर्टिकल 351 है, कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। कांग्रेस तो संविधान की रक्षा की बात करती है, तो संविधान की जब रक्षा की बात करें तो आर्टिकल 351 भी तो संविधान के अंदर ही है ना। ठीक है दिनेश जी, आपको लग रहा है कि राज्य सरकारों को कन्विंस उस तरह से नहीं कर पा रही है मौजूदा केंद्र सरकार, कहीं ना कहीं उन्हें कॉन्फिडेंस में लेके वो कोशिश करनी चाहिए? हालांकि मसला नया नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कि आदेश जी कह रहे थे कि राज्य सरकार ही असल भावना जानती है प्रदेश की जनता की। जी मोनिका, देखिए ऐसा है कि ये जैसे कि ये चीज जैसे रिफ्ट खड़े होने वाली बातचीत पहले में जिक्र मैं करता रहा हूँ, तो देखिए हिंदी विरोध को लेकर के पहले जैसे कि खासकर तमिलनाडु की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो इसके अलावा और भी अन्य भी प्रदेश हैं जहाँ पर इस तरह की चीजें हैं, और इसको लेकर के हिंदी विरोध को लेकर के डीएमके ने और मतलब एक तरह से करुणानिधि जो है खासकर, तो पेरियार मूवमेंट जैसे कि 1938 मेरे ख्याल से हुआ था अंग्रेजों के राज के टाइम पे, और उस टाइम पे इसी विरोध को लेके और कुछ हिंदू मतलब जैसे कुरीतियां थी उनको लेकर के मूवमेंट शुरू किया, और उसमें हिंदू मतलब जैसे हिंदुओं को अलग करके और चीजें कुछ उनके अंदर जो कुरीतियां थी उनको अलग करके और हिंदी भाषा के साथ में कुछ अलग तरीके से करके और उन चीजों को लेकर चले थे। और उस साल मतलब उसी से लेकर के बाद में पेरियार के बाद में और मतलब एक तरह से मान के चले कि डीएमके ने करीब करीब 50 साल जो है इसी चीज को लेकर के, इसी मुद्दे को लेकर के राज करने की कोशिश की। और देखिए मैं कोई भी बदलाव जैसे मोनिका जी अगर कोई अच्छे के लिए हो तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए, उसके साथ में समर्थन देना चाहिए। अगर उसमें कोई संशोधन करने की आवश्यकता है तो उसके लिए हमेशा एक रूम रहता है, उस चीज का हमेशा जगह होती है, तो वाद विवाद के जरिए डिबेट के जरिए उस चीज का हल निकाला जा सकता है। और दूसरा देखिए किसी भी सफर की शुरुआत पहले एक कदम से होती है, तो एक कदम में देखिए अगर कहीं ना कहीं जैसे अगर केंद्र सरकार ने चलाने की अपनी चलने की कोशिश की है और आगे देखिए अगेन जैसे कि किसी को थोपने की बात नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया कि किसी भी चीज को लेकर के जैसे एक तरह से ऑप्शन की तरह, ऑप्शन का मतलब यह है कि खुले मन से आप लोग सोचिए कि आपकी बेहतरी के लिए क्या चीज सीखता है, आपकी अच्छाई के लिए क्या चीज है। जैसे मैंने बताया कि जैसे पहले कोई बच्चा अगर तमिलनाडु से और आकर के जैसे बिहार में जाता तो उसको कन्वर्सेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी खड़ी होगी। अगर लेकिन वो अगर वेल कन्वर्स्ड है और उसका ठीक ठाक ज्ञाता है किसी भाषा का,
और वहां जाके कन्वर्सेशन करता है, वो टेम्पररी वहां पर आ रहा है, परमानेंट वहां बसने भी नहीं आ रहा है, ठीक। तो तब भी एक तरह से उसके लिए कहीं ना कहीं सहूलियत रहेगी। ठीक तो है। जो चीज आपके लिए सहूलियत लेके आ रही है, आपकी मतलब जिंदगी में सनशाइन लेके आ रही है, आपके जीवन में उजाला लाने का काम कर रही है और एक ज्ञान वर्धन करने का काम कर रही है, ठीक है। उसका काहे का विरोध करना है? ऐसे चीजों को लेकर के ठीक ठाक समझ के मॉडर्न युग के हिसाब से अगर गूगल ने और जैसे व्हाट्सएप है, उन्होंने भी मतलब कि हिंदी भाषा में करना शुरू कर दिया है, तो हम लोग एक तरह से करके अपने देश में रह करके अगर हिंदी विरोध करके राइट। या एक भाषा का विरोध करके तो जिस तरीके करें तो वो गलत है कहीं ना कहीं। तो ठीक। आगे खुले मन से खुली सोच के साथ में सिर्फ कोरी राजनीति भर जो है वो ठीक करके है। कुछ लोगों को मतलब कि एक तरह से वंचित करने का काम करना मैं गलत समझता हूँ। ठीक है आदेश जी, ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट आपने सुनिए, नेगेटिव क्या आपको नजर आता है? तो मोनिका जी, मैं थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ कि मेरा घर, मैं सनातन हिंदू हूँ और मेरे घर के अंदर भी मेरे बाबा, मेरे फादर तक उर्दू बोलते थे और दिल्ली का एक छोटा सा जमींदार हूँ। मेरे घर में जो फर्द आती थी जमीन की, उर्दू भाषा में लिखी होती थी, लेकिन हमने उस उर्दू भाषा की जगह हिंदी भाषा में परिवर्तन होते हुए देखा है। और मैंने 1981 में पहली बारी बैंक में खाता खुलवाया। जब बैंक में खाता खुलवाने गया था, आपको शायद ध्यान हो ना हो, लेकिन कई साथियों ने देखा होगा, बैंक में लिखा हुआ था हिंदी में काम करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। तो हम भाषा को विरोधी नहीं है, हमने तो प्रचलन में लेके आए हैं, लेकिन प्रचलन में लाने के लिए थोपा नहीं गया। एक इश्तिहार लगाया गया कि 10 लोगों के कर्मचारी बैंक में, वहाँ 5 कर्मचारी होते थे, उन 5 में भी एक व्यक्ति को चुना जाता था कि जिसने हिंदी भाषा में अच्छा काम किया है साल में, उसको पुरस्कृत किया जाता था। ये एक परंपरा है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो है या हमारे रत्नाकर जी जो है शायद इन बातों का संज्ञान नहीं लेते। अगर इन्होंने पढ़ेंगे और देखेंगे तो पता चलेगा कि इस दुनिया का सबसे गरीब और सबसे कमजोर देश, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कैसे बना? अपने से बना, सिखाने से बना, तभी आगे आए हैं। ठीक है सर। तो जहाँ खाने के लिए अन्न भी पैदा नहीं होता था, रत्नाकर जी, इंपॉर्टेंट बात है कि कहीं ना कहीं मोटिवेट उस तरह से लोगों को किया जाना चाहिए, तब जाकर आप उन्हें कन्विंस कर पाएंगे। सर वक्त की थोड़ी कमी है, लास्ट के कुछ मिनट्स बचे हैं जी। इन्होंने लोगों को बरगलाना है जी, आदेश जी ने पॉइंट सही रेज किया। मैं वजीर जी आपके पास लौट रही हूँ। रत्नाकर जी सर थोड़ा कम शब्दों में जी, कम शब्दों में। मोनिका जी देखिए, अभी आदेश जी जो कह रहे हैं कि हम हिंदी थोपने का काम कर रहे हैं, यह बिल्कुल ही निराधार। और नहीं, वो ये नहीं कह रहे थोपने का काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उस तरह से मोटिवेट करने की जरूरत है। काम हिंदी का थोपने का काम कर रहे हैं। हम कोई भी भाषा को थोपने का काम नहीं कर रहे। हमने विकल्प के रूप में उनको एक ऑप्शन दिया है कि आप हिंदी जो है भाषा सीख सकते हैं। और देखिए, जहां तक रही तमिल की बात, मोदी सरकार तमिल भाषा के लिए, तमिल भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प है। मैंने आपके सामने ही कहा कि 2022 में जब मोदी जी चेन्नई गए थे तो उन्होंने कहा था तमिल भाषा एक शाश्वत है। निश्चित रूप से हम किसी भी भाषा का तिरस्कार को अपमानित करने का या उसको दबाने का काम नहीं कर रहे हैं। हम छात्रों को सिर्फ एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप हिंदी में पढ़िए, ताकि आपको जब वैश्विक स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे जब मौका मिले तो आप अन्य लोगों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल सके और अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके। यही हमारी मंशा है जी। ठीक है सर। फजील जी, बात ये नहीं होती है। जब तमिलनाडु में वहां भाजपा की सरकार नहीं है तो ये लोग तमिलनाडु को मुद्दा बना देते हैं, लेकिन यही सवाल तो आसाम के लोगों से भी पूछा जा सकता है। वहां तो बीजेपी की सरकार है, वहां हिंदी के लिए क्या कर रहे हैं? 90% आसामी जो है हिंदी नहीं बोल पाते। राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। गुवाहाटी को छोड़ दिया जाए, गुवाहाटी से अगर 50 किलोमीटर अंदर जाएंगे, आपको हिंदी समझने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो पूरे देश स्तर पर, चाहे भाजपा की सरकार हो या ना हो, राष्ट्रीय स्तर पर देश में सरकार यदि भाजपा की है तो हमें पूरे देश पर एक निगाह से देखना चाहिए। जब हम भाषा हमारे देश की अपनी एक जननी है, भाषा के सवाल पर राजनीति नहीं कर सकते। आप करिए धर्म के नाम पे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम भाषा के सवाल पर हमें एक रहने दीजिए। आप भाषा में भी हमारा लड़ाने का काम करते हैं, भाषा को भी मुद्दा बना देते हैं। आप आसाम में, बंगाल में, आप महाराष्ट्र में किस तरह से वहां पे ठाकरे जो है वो बिहारी को मार रहा था, क्या नाम उनका, राज ठाकरे। वहां तो आपने उनको अपने गले में मिला लिया, आपने अपने बाहों में भर लिया। तो इस तरह की जो सोच है ना, आप लड़ाइए, राजनीति कीजिए, लेकिन भाषा पर कम से कम देश को एक रहने दीजिए। ठीक है। आप भाषा के सवाल पर भी लोगों को लड़ाना, नफरत फैलाना, ये ठीक बात नहीं है। धर्म पे आप कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाषा इस देश की भाषा हिंदी, उस पर कम से कम आप अपना इस तरह से राजनीति नहीं करना चाहिए कि देश में जो है लड़ाने का काम किया जाए भाषा के सवाल।
जब राज ठाकरे हिंदी भाषियों को मार रहा था, कह रहा था कि तुम मराठी बोलो, तब इनका मुंह क्यों बंद हो गया? नेशनल लैंग्वेज है ना हिंदी, हमारी राष्ट्रीय भाषा है, उसको कब आप राष्ट्रीय भाषा बनाएंगे? आपको चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, या चेन्नई हो, या दक्षिण तमिलनाडु हो, आपको सिर्फ इसलिए कोई बात नहीं करनी चाहिए कि वहां आपकी सरकार नहीं है। जहां आपकी सरकार है आप वहां चुप हो जाते हैं। आपको जब बालाजी राज ठाकरे ठीक लग रहे तो राज ठाकरे से मिल गए। आपने एक बार भी नहीं कहा कि भाई आप बिहारी का क्यों मार रहे हो, हिंदी भाषी का क्यों मार रहे हो। ये सब जो इनका चरित्र है, ये दोहरा चरित्र है, इसलिए हम लोग चलिए सर, वक्त की कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय न्यूज इंडिया के साथ साझा करने के लिए। तो ये थी चर्चा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।